नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। दिवाली से दिवाली तक कैसे रही किस कमोडिटी की चाल, किसने दिया निवेशकों को सबसे ज्यादा रिटर्न बताने और आगे की आपकी स्ट्रैटेजी बनाने में आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दमानी, ट्रस्ट लाइन सिक्योरिटीज के राजीव कपूर, एसएसजे फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती। सबसे पहले लेकिन देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। शुरुआती तेजी के बाद दबाव में आया कच्चा तेल, 1.7% की ज्यादा टूटा ब्रेंट का भाव। एमसीएक्स पर भी दाम 7,000 के नीचे कायम। उत्पादन गिरने की संभावना से आया था कीमतों में उछाल। सोना खरीदने का अब भी मौका। एमसीएक्स पर सोने का भाव 50,500 के नीचे, चांदी का भाव भी 57,000 के आसपास। डॉलर और बॉन्ड यील्ड्स में मजबूती ने बनाया कीमतों पर दबाव। और एमसीएक्स पर बेस मेटल्स में लाल निशान में कारोबार। जिंक 1.5% तो कॉपर और एल्यूमिनियम 1% टूटे। चीन में मांग गिरने और 2 नवंबर को अमेरिका में दरें बढ़ने की संभावना और ग्लोबल मंदी की आशंका ने बनाया दबाव। एमसीएक्स पर 30,000 रुपए के नीचे फिसले कॉटन के भाव। नवंबर वायदा 29,500 के नीचे कारोबार। मांग गिरने और सप्लाई बढ़ने से कीमतों में सपोर्ट। और एनसीडीएक्स पर हल्दी के भाव में कारोबार में दबाव। 1.25% से ज्यादा लुढ़का नवंबर वायदा। मुनाफा वसूली ने कीमतों पर बनाया दबाव। ये तो हुई आज की ऑफकोर्स हेडलाइंस, जहां पर कमोडिटी बाजार में उठापटक है ही, लेकिन नया संवत, नया साल शुरू हो चुका है और ऐसे में कमोडिटी बाजार में आप कैसे बनाएं स्ट्रैटेजीज, क्या कुछ होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, वो आज यहां पर अपने पैनल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और शुरुआत यहां पर सोने चांदी के साथ ही कर लेते हैं, जहां पर दबाव के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया है। डॉलर में हल्की सी मजबूती फिर से देखने को मिली है, लेकिन क्या ये स्तर एक्यूमुलेशन के लिए अच्छे हैं, यही सवाल अपने पैनलिस्ट से हम पूछेंगे। नवनीत, आपसे जानना चाहेंगे $1640 प्रति आउंस के सोने के भाव पर क्या करना चाहिए? 3 से 6 महीने के लिहाज से क्या राय देंगे आप? गुड आफ्टरनून मनीषा जी। हमने लास्ट कुछ दिनों में गोल्ड के प्राइसेस को ऊपरी लेवल पे सस्टेन होते हुए थोड़ी सी दिक्कत देखी है और वहां से टाइम एंड अगेन प्रेशर आते हुए दिखा है। प्राइमरीली जो हम भाव देख रहे हैं वो लार्जली इंपोर्ट ड्यूटी और डॉलर डेप्रिसिएशन की वजह से, रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से ये डोमेस्टिक भाव है। नहीं तो हम करीब 43,000-44,000 के आसपास होते, जो कि निवेश के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है एट दिस पॉइंट इन टाइम इंडियंस के लिए। मेरे हिसाब से 1640 1630 एक बहुत अच्छा लेवल है, जहाँ से $20 $25 की और गुंजाइश हो सकती है नीचे जाने के लिए। बट जब अगर रैली या पुल बैक सेट इन होगा तो करीब 80 से $100 का पुल बैक आप देख सकेंगे यहाँ से आने वाले दिनों में। तो मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और एक मीडियम टर्म की अवधि के हिसाब से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। जब जब आपको 50,000 के नीचे के स्तर मिले एक्यूमुलेट करने को देखना चाहिए और आपको पहला पड़ाव 51,200, उसके ऊपर आपको प्राइसेस करीब 53,000 तक भी जाते हुए देख सकते हैं। ऑलराइट, यानी कि तेजी की संभावना यहाँ पर सोने में है, एक्यूमुलेट करना चाहिए। यहाँ से $20-40 आपको नीचे मिले तो बाइंग करके चलें। प्रियंका, आप कैसे देखते हैं और सोने के साथ साथ चांदी में यहाँ पर अब क्या करने की राय है? देखिए, गोल्ड में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 50,000 से 49,000 ये एक वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी $1,600 के आसपास से फिर से मार्केट ने लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस में एक बाउंस बैक बताया है। तो एक डबल बॉटम फॉर्मेशन दिख रहा है एंड काफी ओवरसोल्ड है। एंड जिस तरह से डॉलर इंडेक्स 115 के पार नहीं जा पा रहा है, तो वो भी एक इंडिकेशन है गोल्ड और सिल्वर के लिए सपोर्टिव का। तो गोल्ड मेरे हिसाब से निश्चित रूप पे यहाँ पे अगर 5 से 6 महीने के होराइजन से किसी को बाय करना है तो कर सकते हैं। आपका दूसरा सवाल जो चांदी पे था, चांदी ने भी हमने देखा है कि 18.85 के आसपास अभी ट्रेड्स हो रहे हैं। $18 से लेके 1780 ऑन इंटरनेशनल मार्केट से मेरे हिसाब से वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है। तो वो जब तक ब्रेक नहीं करते, मुझे लगता है कि चांदी में भी एक उछाल टुवर्ड्स 20.50 से लेकर 2130 तक आ सकता है। घरेलू मार्केट्स में अगर मैं बात करूं तो अभी 57,000 के आसपास सिल्वर में ट्रेड्स हो रहे हैं। तो एनी डिप टुवर्ड्स मे बी अराउंड 56,500 से लेके 55,500 वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज रहेगी, वहां पे बाय किया जा सकता है। फिर से हम 61,500 62,000 एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में।
यानी कि बिकवाली की राय यहाँ पर नहीं है, खरीदारी ही आपको डिप्स पे करके चलना है। सोने और चांदी यहाँ पर दोनों में ही। मेटल्स की अब बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आज का दिन कुछ गिरावट वाला रहा, चाहे वो कॉपर है, जिंक है, एल्यूमिनियम है। हमने सभी जगह कुछ मुनाफा वसूली आते हुए देखी है। एक्चुअली अक्टूबर के महीने में अब तक भी यहाँ पर मुनाफा वसूली ही जारी है। इन स्तरों से क्या करने की राय है? ऑफकोर्स चीन में यहाँ पर कंसर्न्स अभी भी बनी हुई हैं जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर। रशिया यूक्रेन की वॉर अभी भी यहाँ पर है। यूरोप में डिमांड को लेकर चिंताएं अभी भी हैं। बिजनेस एक्टिविटी के नंबर्स थोड़े से वीक ही आए हैं। कैसे देखते हैं इन सबको आप राजीव, और क्या करने की राय है मेटल्स में? और यहाँ पर आपकी टॉप पिक अब क्या होगी? मनीषा जी, मेटल्स में डेफिनेटली कमजोरी है और मार्केट आज ठीक ठाक नोट पे खुला था मेटल्स का, और वहां से फिर हमने वीकनेस आते हुए देखा। इसके पीछे 3-4 कारण है। एक तो यूरोपियन इकोनॉमी में काफी गिरावट है, प्लस मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स काफी खराब हैं, यूरोप के भी, यूएस के भी और चाइना के भी। और साथ साथ फेड के इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण जो है और इकोनॉमीज वीक होने की आशंका है, तो उसका दबाव हम देख रहे हैं और भाव बढ़ नहीं पा रहे हैं। हालांकि कॉपर और एल्युमिनियम में सप्लाईज कंसर्न्स भी रेज हुए हैं पीछे, उसके कारण भाव को नीचे स्तरों पर काफी सपोर्ट भी मिला है। मुझे लगता है कि थोड़ा बाजार दबाव में रहना चाहिए। अभी खरीदने का तो मेटल्स को नहीं सोचना चाहिए। इनफैक्ट 650-655 के बीच में अगर कॉपर मिलता है तो बिकवाली कर सकते हैं। मैं बिल्कुल इंट्राडे या 1-2 दिन के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। 662 के स्टॉप लॉस के साथ, और नीचे में 640-635 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। और अगर मीडियम टर्म आउटलुक लेके चलना है तो खरीदने के लिए मुझे लगता है कि फिर 580-600 के स्तर होंगे। अगर मार्केट वहां पर ठहराव लेता है तो वहां से खरीद सकता है, वहां से पुल बैक देखने को मिल सकता है। और जिंक पे भी मुझे लगता है कि जिस तरह की गिरावट आज देखने को मिली है कंटिन्यू हो सकती है। 271-272 फिर से एक पुल बैक पे अच्छे स्तर होंगे बेचने के लिए, और नीचे में हम इन्हें 1-2 दिन में 265-266 देख सकते हैं। ओके, यानी कि नियर टर्म में यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली अभी भी जारी रह सकती है, और वहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको लेना है तो आप मेटल्स ले सकते हैं। नवनीत, आपकी क्या टॉपिक रहेगी यहाँ पर मेटल्स में? जो ग्रीन मेटल है जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, जहाँ पे हमने कुछ दबाव आते हुए देखा है क्योंकि यूरोप में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है। जिंक में इंटरनेशनल इन्वेंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। ये फंडामेंटल्स आप कब तक इन प्राइस आता हुआ देखते हैं? मेटल सेटल नहीं हो रहे, ये बात तो बहुत निश्चित हो गई है। और हमने लास्ट कुछ दिनों में देखा है कि टाइम एंड अगेन एक पुल बैक आता है और उसके बाद में जो फॉल आता है वो नए लोज बना की तरफ ले जा रहा है। प्राइमरीली अगर आप देखें तो युआन एक बहुत शार्प डेप्रिसिएशन मोड में है, जिसकी वजह से एक अच्छा प्रेशर इमर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ फंडामेंटल्स भी थोड़े से चेंज होते हुए नजर आ रहा है, जहाँ पे एल्यूमिनियम में इन्वेंट्री बहुत स्ट्रांगली बिल्टअप होते हुए दिखी है आपको एलएमई पे। और साथ ही साथ हमने देखा है कि डेटा पॉइंट जो आया मैक्रो इकोनॉमिक की तरफ से वो भी बहुत बार ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। डॉलर इंडेक्स का जो पेन पॉइंट है वो कंटिन्यूस बेसिस में मेटल को ऊपरी लेवल पे इंपैक्ट कर ही रहा है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा और नरमी का रुख रह सकता है, और यहाँ पे आपको कॉपर में करीब करीब 8 से 10 रुपए की और नरमी देखने मिल सकती है। जिंक में थोड़ा बहुत ट्रैक्शन, पॉजिटिव बायस देखने मिल रहा था, बट लास्ट 2 दिनों में उसमें भी एक ऊपरी लेवल से सेलिंग आ रही है, जहाँ पे $2950 के ऊपर जिंक सस्टेन होता और नहीं नजर आ रहा है एलएमई पे। और अगर ये सेलिंग कंटिन्यू रही तो इस बार नए लोज हम जिंक में देख पाएंगे। एल्यूमिनियम खैर विंडल कर रहा है, जहां पर इन्वेंट्री भी बहुत शार्पली डिप्लीट हो रही बढ़ रही है। और साथ ही साथ रसल बेस्ड मटेरियल एलएमई में इन्वेंट होगा कि नहीं या डिप्लॉय होगा कि नहीं, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न्स मार्केट को हैम्पर कर रहा है। तो जब तक ये क्लैरिटी नहीं मिलेगी, मुझे लगता है एल्यूमिनियम प्राइसिंग में थोड़ा सा दबाव आने वाले दिनों में भी देखने मिल सकता है। ओके, यानी कि बहुत ज़्यादा फोकस यहाँ पर खरीदारी की तरफ नहीं है लॉन्गर टर्म के लिए, जहाँ तक मेटल्स की बात है। और जैसे नवनीत ने कहा कि सेटल नहीं हो रहे हैं, क्लियर डायरेक्शन यहाँ पर नहीं आ रही है, और फंसते हुए हमने यहाँ पर इसे देखा है। वंदना, आपको भी चर्चा में शामिल करना चाहेंगे। और ओवरऑल मेटल्स की अगर आपसे बात करें, चाहे वो सोना है, चांदी है, इंडस्ट्रियल मेटल्स है, स्टील है, जहाँ पर 2 साल के लोज हमने चाइना में अब छूते हुए देखे हैं, अक्रॉस बोर्ड आप अपना पोर्टफोलियो या आप अपनी स्ट्रैटेजीज कैसे बनाएंगे? मनीषा, 2-3 चीज काफी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। एक तो है कि एक नी जर्क रिएक्शन आने वाला है नवंबर मीटिंग में, और वहां पे हम एक न्यू लोज बनता हुआ देख सकते हैं कमोडिटीज में। लेकिन मेरे ख्याल से उसके साथ एक रिसेशन का भी इम्पैक्ट यहाँ पे रहेगा। तो जो रिस्कियर एसेट है वहां पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो प्रेशर है वो बरकरार रहेगा।
मेरे ख्याल से यहाँ पे जो सेफ हेवन बाइंग है वो यहाँ पे गोल्ड में आनी चाहिए, क्योंकि पिछली दिवाली से इस दिवाली तक जो इक्विटी मार्केट भी है उसने यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, और एक रिसेशन के साथ यहाँ पे एक नेगेटिव जो रिटर्न है वो डीप हो सकता है यहाँ पे। मुझे गोल्ड में लग रहा है कि 49,000 एक बेस रहेगा इंडियन मार्केट के लिए। अपसाइड में मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट दिवाली तक वी कैन एक्सपेक्ट 55,000। सिमिलरली मुझे सिल्वर में लग रहा है कि सिल्वर में एक जो बाइंग है वो बनती है यहाँ पे, और इसका जो बेस रहेगा करीब 55,000 के करीब रहेगा। वहां पे भी अगर हम खरीदारी करते हैं और ये भाव हो सकता है कि हमें नवंबर में देखने को मिले, तो नेक्स्ट टाइम वी कैन एक्सपेक्ट, अगर हम अगली दिवाली पे बात करेंगे तो 66,000 तक के जो लेवल्स है वो यहाँ पे दिख सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए अगर बेस मेटल्स की, तो मुझे लग रहा है कि एक नी जर्क रिएक्शन यहाँ पे आएगा और एक डाउनसाइड देखने को मिलेगा। एल्यूमिनियम में 2-3 चीजें मुझे पॉजिटिव लगती है डिस्पाइट ऑल कंसर्न। एक तो है कि जो एशियन प्रीमियम है वो गिरावट के बावजूद यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्ट जोन में ट्रेड कर रहा है, प्रीमियम जो है स्टिल वो हायर साइड है। दूसरी चीज ये है कि क्रूड में मुझे बहुत ज्यादा फॉल एक्सपेक्टेड नहीं है, 6500 मेरे ख्याल से एक बेस रहना चाहिए, और इंटरनेशनल मार्केट में $80। तो मुझे लग रहा है जब तक क्रूड स्ट्रांगली यहाँ पे ट्रेड कर रहा है अबव 6500 ये सपोर्ट करेगा एल्यूमिनियम को। तो मेरे ख्याल से 180 तक का लेवल हम आते हुए देख सकते हैं नवंबर में, वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया एक बाइंग पॉइंट रहेगा। और नेक्स्ट टाइम वी कैन एक्सपेक्ट यहाँ पे एल्यूमिनियम में करीब मुझे लग रहा है कि 250 तक के जो लेवल्स है 250-270 वो एक प्रीमियम आता हुआ देखेंगे। और रीजन है यहाँ पे अभी जितने भी अगर यहाँ पे सप्लाई कट्स हो रहे हैं, और हमें ये पता है कि मिड टर्म में उन्होंने बोला है कि जो सेकेंड हाफ है उसमें यहाँ पे हम इंटरेस्ट रेट कट कर सकते हैं, उस समय फिर से हिस्ट्री रिपीट हो सकती है कि डिमांड के साथ सप्लाई यहाँ पे मैच ना किया जाए। तो सेकेंड हाफ ऑफ 2023 मुझे लग रहा है कि कमोडिटी के लिए एक पॉजिटिव आउटलुक लेके आएगा। जी हाँ, यानी जैसे कहा गया कि जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स है नवंबर और दिसंबर में, उस पर तो बाजार की नज़र रहेगी ही। यूएस का मिड टर्म इलेक्शन भी नवंबर में फर्स्ट सेकंड वीक में है, उस पर भी बाजार की नज़र है। और मिड 2023 के बाद यहाँ पर कमोडिटीज़ का एक बुलिश पीरियड फिर से शुरू हो सकता है। लेकिन खरीदारी की राय सोने और चांदी दोनों में ही हमारे पूरे सभी एक्सपर्ट्स ने दी है। मेटल्स में ऑफकोर्स थोड़ी सी असमंजस है, नियर टर्म में कुछ और गिरावट आ सकती है, कुछ एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर शायद बनती हुई नजर आएंगी। लेकिन बात यहाँ पर कच्चे तेल की भी हुई है, उसके ऊपर नजर डालेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आपको बताएंगे कि क्रूड नेचुरल गैस में यहाँ पर लॉन्ग टर्म व्यूज क्या नजर आते हैं, क्या फंडामेंटल्स हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि एग्रीकल्चर में यहाँ पर टॉप पिक्स आपके पोर्टफोलियो के लिए आने वाले साल में कहाँ रह सकते हैं। आपका स्वागत है। बात अब यहाँ पर कच्चे तेल की कर लेते हैं, जहाँ पर इस साल में हमने इसको अभी भी 18% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ देखा है। मैं ब्रेंट की बात कर रही हूँ और $92 के ऊपर के कारोबार अब भी यहाँ पर हैं। नवनीत, कैसे देखते हैं आप क्रूड को? काफ़ी सारे हेडविंड्स हैं, बहुत सारी अनसर्टनिटीज़ हैं, इन सब के बीच में अगर कच्चा तेल पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना हो तो आप लॉन्ग जाएंगे या शॉर्ट? इतनी सारी अनसर्टेनिटीज, इतनी सारी हेडविंड्स के बावजूद भी कच्चा तेल आपको बहुत स्ट्रांगली निचले लेवल पे सपोर्ट लेते हुए बाउंस बैक करते हुए नजर आ रहा है। आपने देखा है कि $92 $90 के नीचे सस्टेनेबल बेसिस पे नहीं टिकता है, और टाइम एंड अगेन ये वापस $95 $100 अटेम्प्ट कर रहा है। मुझे लगता है कि सारे नेगेटिव फैक्टर्स एक बार के लिए प्राइस में ऑलरेडी फैक्टर इन होते हुए नजर आ चुके हैं, और हमने देखा है कि $2 बिलियन का जो कट आया है वो भी प्राइसेस को बहुत बड़ी तेजी नहीं दिखा पाया है, बट अल्टीमेटली एक सपोर्ट जैसा एक्ट किया है निचले स्तरों पे। बायस लार्जली बुलिश रहेगा मेरे हिसाब से, और आपको $3 से $4 की बढ़त आपको बहुत शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकती है। डोमेस्टिक फ्रंट की अगर बात कहूँ तो यहाँ से ₹50 नीचे 6900 के आसपास बाय करने की रिकमेंडेशन रहेगी। आप 6800 का स्टॉप लगाइए, 7100 एंड 7150 तक के टारगेट बहुत जल्द देखने मिल सकते हैं। ओके राहुल, आप कैसे देखते हैं क्रूड प्राइसेस को, और आपकी रेंज क्या रहेगी इस क्वार्टर के लिए? राजीव, आप कैसे देखते हैं क्रूड को? कच्चा तेल मैं काफी हद तक दमानी जी के साथ मैच करता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे लगता है कि कच्चा तेल जो है बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं दिखाएगा। जिस तरह से चाइना में लॉकडाउन रहे उसके बावजूद भी कच्चे तेल की काफी मांग कम होने के बावजूद प्राइसेस में उतना बड़ा हमने डेंट नहीं देखा। उसके पीछे दो कारण थे, एक तो ओपेक की तरफ से कट, और दूसरा रशिया की तरफ जो कंसर्न बढ़ते रहे और उसमें नए नए बैन लगते रहे, उसके कारण कच्चे तेल को सपोर्ट मिलता रहा। मुझे लगता है कि 6800 6850 ये अच्छे स्तर रहेंगे फिर से अकोमोलेशन के लिए। और अभी फिलहाल ऐसा लगता है कि 7100 7150 का एक रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट 7200 के स्तर के और ऊपर सस्टेन करता है फिर हम इसे 74 7450 भी देख सकते हैं। तो हमारी राय में भी अराउंड 6900 के आसपास में खरीदारी कर सकते हैं फॉर द लेवल ऑफ 7100 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 6800।
ओके, तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर कच्चे तेल में बरकरार रहनी चाहिए। अगर पिछले 1 साल में देखें या इस साल में देखें, पिछले 3 महीने में भी देखें, तो कच्चे तेल ने आपको लगातार यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। तो एक हेज मैकेनिज्म के तौर पर, इन्फ्लेशन हेज के तौर पर कच्चे तेल को क्लियरली इस्तेमाल किया गया है। प्रियांक, गैस प्राइसेस कैसे देखेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर जोरदार मुनाफा वसूली देखने को मिली है। क्या सब कुछ भावों में फैक्टर्ड इन है, कुछ और गिरावट की एक्सपेक्टेशन है, इसे कैसे प्ले करना चाहिए? नेचुरल गैस प्राइसेस में हम देख रहे हैं कि जून के लोज के आसपास ट्रेड्स हो रहे हैं। अभी 425 के आसपास चल रहा है। जो राइज हमने देखा था इन जून जुलाई से 425 से 800 और 800 से फिर से हम 425 देख रहे हैं। तो ये जो फॉल आया है, अगर मैं वेव वाइज स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये क्लियर 5 वेव डिक्लाइन कंप्लीट हो रही है अराउंड 400। तो यहाँ से मुझे डाउन साइड लिमिटेड दिखती है और ये 5 वेव डिक्लाइन का एक रिट्रेसमेंट मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अराउंड 490 500 तक इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म तक नेचुरल गैस के प्राइसेस में रिबाउंड हम देखेंगे। तो यहाँ से डाउन साइड इज वेरी लिमिटेड। तो यहाँ से जो भी पुल बैक आती है मे बी अराउंड टुवर्ड्स 415 400 ऑड लेवल्स, वो एक अक्यूमुलेशन जोन रहेगा, वहां पे बाई इनिशिएट किया जा सकता है। और 390 385 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रहेगा। एंड शॉर्ट टर्म में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इन नेक्स्ट 1 to 2 months होराइजन फिर से हम 500 के आसपास के भाव दिख सकते हैं नेचुरल गैस प्राइसेस में। यानी कि खरीदारी यहाँ पर एनर्जी में भी करके आपको चलना है। बहुत बड़ी अच्छी खबर नहीं है वो बाकी एसेट क्लासेस के लिए, लेकिन एनर्जी की जिस तरह की अनसर्टनिटीज हैं यहाँ पर बाइंग पोजीशन में ही बनना चाहिए। नवनीत, एक व्यू आपसे डॉलर इंडेक्स पे भी लेना चाहेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स बाजार की नजर यहाँ पर रेट हाइक्स और चाइना पर तो रहेगी, लेकिन डॉलर इंडेक्स काफी हद तक डिसाइड करेगा कि कमोडिटीज किस रुख जाती हैं। इंडेक्स लास्ट कुछ दिनों में एक बहुत नैरो रेंज में कंसोलिडेट तो नजर आ रहा है और कोई खास डायरेक्शनल गारंटी नहीं दे रहा है। मुझे लगता है अगले 3-4 दिनों में थोड़ा सा ब्रेकआउट जैसा माहौल बनना चाहिए डॉलर इंडेक्स में एज वी अप्रोच द फेड रेट मीटिंग। 112 12.5 के ऊपर ट्रेड करके 114 तक के स्तर मुझे लगता है काफी हद तक पॉसिबल है, और जब तक 111 नहीं टूटता था 114 इज वेरी मच अचीवेबल, जो कि प्राइसेस को एक दबाव में रख सकता है। तो मेरे हिसाब से लार्जली बायस थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे है। और राजीव, रुपए को आप कैसे देखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑल टाइम लोज 83 के बियॉन्ड भी बनते हुए देखे हैं? मनीषा, मुझे लगता है कि 8240 8250 एक अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए और वहां से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। और मेन ट्रेंड जो बनेगा वो फेड के इंटरेस्ट रेट के डिसीजन के बाद बनेगा। 2 नवंबर के बाद हम इसमें मेजर मूवमेंट आते हुए देखेंगे। हालांकि 75 बेसिस पॉइंट को मार्केट काफी हद तक डिस्काउंट किए हुए बैठा है, बट एक बार वो अनाउंसमेंट होगा तो डेफिनेटली रुपी में डेप्रिसिएशन थोड़ा देखने को मिलेगा। तो निचले स्तरों पे आई थिंक 8240 8250 के आसपास आई थिंक बाय की पोजीशन ही बेटर रहेगी। ओके, एक नज़र यहाँ पर एग्रीकल्चर स्पेस पे भी डालेंगे, क्योंकि जैसे हमारी हेडलाइंस में भी हमने आपको बताया कि कॉटन में यहाँ पर लगातार दबाव बनते हुए नजर आया है। 30,000 के तरफ नीचे में टूटते हुए दिखे हैं। और मुझे याद है कि पिछले 15-20 दिनों में जिन भी लोगों से बात हुई है, वंदना, सबने यही कहा कि गुआर में खरीदारी करके चलें। अगला कुछ समय यहाँ पर मसालों के लिए काफ़ी बेहतरीन हो सकता है, उसको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर यहाँ पर जोड़ें। आप कैसे देखती हैं एग्रीकल्चर को, अगर किसी को उसे पोर्टफोलियो में जोड़ना हो तो? जी मनीषा, मुझे कुछ चीजें यहाँ पे बहुत अट्रैक्टिव लगती है। एक तो अगर बाइस कॉटन को भी देखें, वहां पे फॉल लगभग आ चुका है और मुझे लग रहा है अगर एमसीएक्स कॉटन की बात करूँ 27,000 एक मेजर सपोर्ट है। थोड़ा सा फॉल आए तो यहाँ पे पोर्टफोलियो में एड ऑन करना होगा और मुझे लग रहा है कि तब जाके चाइना से भी यहाँ पे जो वो स्ट्रैटेजिक रिजर्व क्रिएट करते हैं वो एक माहौल यहाँ पे बनेगा। अपसाइड मुझे लग रहा है कि 35-36,000 तक इजिली एक बार कॉटन में आ सकता है, एक बार रैली स्टार्ट हो और ये जो मेन सप्लाई पीरियड है ये एक बार जाए तो। दूसरी चीज ये है मनीषा, मुझे लग रहा है कि स्पाइसेस जो है वो फ्लेवर ऐड कर सकता है फिर से पोर्टफोलियो में। 50-40% का रिटर्न हम लोगों ने आता हुआ देखा है पिछली दिवाली से इस दिवाली तक, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है क्योंकि टर्की और सीरिया से जो सप्लाई साइड है वो काफी टाइट है इस बार, तो क्यूमिन में मुझे लग रहा है जीरे में कि एक अपसाइड जो है फिर से देखने को मिलेगा। इस कमोडिटी में मुझे लग रहा है थोड़ा भी डाउन साइड आता है तो फिर से यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। अपसाइड में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार यहाँ पे 26,000 जा सकते हैं। अगर थोड़ा सा लॉन्गर टर्म का हमारा व्यू है तो इस बार हमें 2023 में हो सकता है कि 28,000 तक के भी लेवल्स जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो टाइट सप्लाई का सिचुएशन यहाँ पे 2022 में था वैसा नहीं, लेकिन वह उस तरीके का यहाँ पे 23 में भी रह सकता है। यानी कि बढ़त यहाँ पर लगातार देखते हुए नजर आएगी। और हमने ज्यादातर यहाँ पर अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटीज अपने एक्सपर्ट्स की तरफ से आते हुए देखी हैं। बिकवाली शायद यहाँ पर मेटल्स में, और वो भी बहुत ही नियर टर्म के लिए। नवनीत, ये सवाल आपसे है, कैसे अगर एक पोर्टफोलियो आप बनता हुआ देखते हैं यहाँ पर, कितना आप उसमें सोना रखेंगे, कितना इक्विटीज होना चाहिए? जिस तरह से रेट हाइक्स हमने आते हुए देखी हैं, कैसे आप बॉन्ड्स की परफॉर्मेंस देखते हैं?
वेल हमारे वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन की तरफ से एक इंडिकेशन रहता है कि करीब करीब 7.5 से 10% प्रेशियस मेटल्स एक इंडिविजुअल के पोर्टफोलियो में होने चाहिए। Okay. वो इररिस्पेक्टिव ज्वेलरी फॉर्म में हो सकते हैं या बार्स और कॉइन के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं या डिजिटल फॉर्मेट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन ये राइज होता है कि नाउ 7.5 अगर 10% की बात करें तो उसमें कितना चांदी का एलोकेशन और कितना गोल्ड का एलोकेशन होना चाहिए। नॉन रिस्की पोर्टफोलियोज में ज्यादा एलोकेशन गोल्ड की तरफ होना चाहिए और जहां पर रिस्क एपिटाइट थोड़ी सी ज्यादा है, जहां पे इक्विटी पोर्टफोलियो में एक्सपोजर अच्छा खासा है, वो थोड़ा सा रिस्की पोर्टफोलियो में गिना जाता है। वहां पर चांदी में भी एक्सपोजर लिया जा सकता है बिकॉज आने वाले 1-2 साल मुझे लगता है चांदी में आपको ज्यादा रिटर्न या ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी अराइज होगी एज कम्पेयर टू गोल्ड। वोलेटिलिटी डेफिनेटली रहेगी चांदी में, बट उसके साथ साथ में अब रिटर्न्स बनने की पॉसिबिलिटी भी ब्राइटर रहेगी। तो मेरे हिसाब से 7.5 to 10% का ये थंब रूल हर इंडिविजुअल को अपने पोर्टफोलियो में फॉलो करना चाहिए। ऑल राइट, तो यानी कि 7 से 10% तो सोना चांदी होना ही चाहिए। और चांदी ऑफ कोर्स यहाँ पर ज़्यादा झुकाव सभी का यहाँ पर चांदी की तरफ है कि यहाँ पर आउट परफॉर्म या बेहतर परफॉर्म करती हुई चांदी यहाँ पर आगे नजर आएगी। एंड क्लियरली मेटल्स में, कच्चे तेल में और नेचुरल गैस में खरीदारी करें। और बहुत सारी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ आपको वंदना ने बताई हैं जहाँ पर भी आपको खरीद के ही फिलहाल काम करना है। ये साल आने वाला कमोडिटीज़ के लिए बेहतर नजर आता है और सेकेंड हाफ 2023 अगर आप होल्ड करते हैं तो अच्छी खासी एक्यूमुलेशन के साथ यहाँ पर मुनाफा भी कमाया जा सकता है। इसी के साथ बहुत शुक्रिया नवनीत आपका भी साथ में जुड़ने के लिए। राजीव, प्रियांक, वंदना, आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और वो पोर्टफोलियो और स्ट्रैटेजीज हमारे दर्शकों को बनाने में मदद भी करने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज पर।